दोस्तों, एक ऐसा मामला जो भाजपा कार्यकर्ता की है, जो कर्नाटक में रहता है लेकिन मुकदमे लड़ने उत्तर प्रदेश की लखनऊ बेंच में पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्या है लखनऊ की अदालत में जो कर्नाटक से चलकर ये भाजपाई वहां पहुंच जाते हैं। और इस बार अदालत ने इन्हें ऐसा करारा झटका दिया है कि वो भी क्या याद रखेंगे। और दूसरी बात आपको बताता हूं, कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज साहब की है, जिन्होंने भरी अदालत में कह दिया कि लोगों के हाथ पैर काटने वाली सजा दी जाए, तभी कानून का डर पैदा होगा। और तीसरी बात सबसे दर्दनाक है उन मजदूरों की जो 6,000 से 13,000 महीना कमाते हैं, जिन्हें बस इतनी सी मांग की कि साहब हमारी तनख्वाह 2-4 हजार बढ़ा दीजिए, और बदले में उनके सिर पर इतना बड़ा कर्ज लाद दिया गया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। मार खाए, जेल गए, परिवार बर्बाद हुआ, और अब बेल लेने के लिए भी पैसा देना पड़ा। ये पूरी जो कहानी है एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये उस राम राज्य का असली वीआईपी दर्शन है जिसका ढिंढोरा दिन रात पीटा जाता है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है, और आप जानते ही हैं कि हम किसी सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, इसीलिए खुलकर आपके मुद्दों पर बात कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं पहली घटना से। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक भाजपा कार्यकर्ता हैं विघ्नेश सिर, मूल रूप से कर्नाटक के बेंगलुरु के स्थायी निवासी हैं। इन्होंने लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की जिसमें मांग की गई कि कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की गतिविधियों की एनआईए और ईडी से गहन जांच करवाई जाए। अब ये भाजपा कार्यकर्ता दावा करते हैं कि अभिजीत दीपके के बिना रजिस्ट्रेशन वाली पार्टी सीजेपी एक विदेशी फंडिंग वाला गुप्त संगठन है। लेकिन यहां एक सीधा सवाल है, आरएसएस के बारे में क्या ख्याल है भाई साहब? उसका भी तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसकी आय व्यय का भी तो कोई हिसाब किताब देश की जनता को मालूम नहीं है। तो क्या उसके खिलाफ भी कोई भाजपा कार्यकर्ता एनआईए और ईडी की जांच की मांग करेगा? जवाब आप जानते हैं। खैर, इन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद एक सुनियोजित डिजिटल अभियान चलाया गया जो देश के युवाओं को टारगेट कर रहा है, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ रहा है और सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ डिमांड रखी गई। मांगे थी कि कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े सारे सोशल मीडिया अकाउंट को निलंबित कर दो, ब्लॉक कर दो और बंद कर दो। मगर जब सुनवाई हुई तो जस्टिस शेखर बी शर्मा और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने एक झटके में पूरा खेल पलट दिया। अदालत ने साफ साफ कहा कि भाई, आप बेंगलुरु के स्थायी निवासी हैं तो आप कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए। बेंगलुरु के निवासी होने के नाते अगर राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा उठाना है तो पहले कर्नाटक हाई कोर्ट जाइए। इस याचिका का उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं दिखता है। हमारी अदालत इसकी सुनवाई के लिए उपयुक्त नहीं है। भाजपा कार्यकर्ता ने तर्क दिया कि उसने लखनऊ के एड्रेस से कुछ शिकायतें दर्ज कराई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया और अदालत ने बहुत बड़ा खेल पकड़ा। कोर्ट ने पाया कि इससे पहले इन्हीं भाजपा कार्यकर्ता ने सुरक्षा मांगते हुए अदालत के सामने यही बात कही थी कि वो बेंगलुरु का निवासी है और इसी आधार पर सुरक्षा की मांग की थी। यानी देखिए खेल क्या है। सुरक्षा मांगनी हो तो कहते हैं हम बेंगलुरु से आते हैं, हमको सुरक्षा दे दीजिए, और जब किसी के खिलाफ याचिका लगानी हो तो अचानक यूपी वाले बन जाते हैं। यह दोगलापन देख करके अदालत ने सुनवाई से ही इनकार कर दिया। अब जरा याद कीजिए, इन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पिछले कुछ समय में उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में कई मामले उठाए हैं, और हमने पहले भी ये सवाल उठाया था कि आखिर क्या वजह है कि ये व्यक्ति कर्नाटक छोड़ करके यूपी में मामले लेकर के पहुंच जाता है और अदालतें कोई रोक टोक क्यों नहीं करती। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जब गुवाहाटी हाई कोर्ट की जगह तेलंगाना हाई कोर्ट चले जाते हैं तो तुरंत कह दिया जाता है कि आप गलत जगह आ गए हैं, उचित स्थान पर जाइए। लेकिन भाजपा के कार्यकर्ताओं से यह बात क्यों नहीं कही जाती थी? आज कुछ लोगों ने कहा कि लगता है हमारी बात सही जगह पहुंच गई है। हम तो यह दावा नहीं करते, लेकिन हां, सवाल तो जरूर बनता था। और बात पहुंचने से हुई हो या अपने आप से हुई हो, क्या फर्क पड़ता है? काम होने से मतलब है। अब आते हैं दूसरी कहानी पर जो कर्नाटक हाई कोर्ट से ही जुड़ी है। यहां एक 23 साल के दुष्कर्म आरोपी की बेल याचिका आई थी। अदालत ने उसे बेल देने से इनकार कर दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन सुनवाई के दौरान जस्टिस आर
नटराज ने ऐसी टिप्पणी कर दी जिसने पूरे देश में बवाल मचा दिया है। ऐसी टिप्पणी जो भारतीय नियम कानून और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। ऐसी चीजों का प्रावधान भारत में है ही नहीं। जस्टिस नटराज ने कहा कि लोग अपराध इसलिए कैजुअल और रूटीन तरीके से कर रहे हैं क्योंकि कानून सख्ती से नहीं निपट रहा है, यानी सजा का डर कमजोर पड़ रहा है। आगे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मिले अधिकारों का लोग फायदा उठा रहे हैं। शायद मिडिल ईस्ट जैसे देशों की तरह सख्त सजा, जैसे दोषी के हाथ पैर काटने जैसी सजा होगी तभी लोग कानून मानेंगे। यानी जज साहब के कहने का मतलब था कि कानून के दांत कमजोर हो गए हैं, हाथ पैर काटने की सजा मिलेगी तभी लोग सुधरेंगे। अब इस बयान के कई मायने हैं, क्योंकि भारत में संविधान और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत हर सजा कानून के तहत होती है। अब तो बीएनएस और बीएनएसएस आ गया है, जो कानून है उसी से सजा मिलती है और अदालतें उसी कानून के अनुसार फैसला करती है। भारत में हाथ पैर काटने जैसी सजा किसी भी कानून के तहत नहीं है। इसीलिए जज साहब की इन टिप्पणियों की चारों तरफ आलोचना हो रही है। लेकिन यही एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा हो जाता है, अगर लोग कानून का पालन नहीं करते हैं और इसके लिए हाथ पैर काटने जैसी सजा चाहिए, तो फिर वो मानवीय लोग जो कुर्सी पर बैठ करके अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, अपने पद और संविधान से बेईमानी कर रहे हैं, सत्ताधारियों के लिए बिछ जाते हैं, बड़े बड़े सेठों के लिए लौट जाते हैं, उनको ठीक करने का क्या उपाय है जज साहब? और एक सवाल और बड़ा है, जो नियम कानून पहले से मौजूद है क्या वो समयबद्ध तरीके से लागू होते हैं? आप खुद देखिए, इसी देश में बलात्कार और हत्या के आरोपी राम रहीम को कैसे एक के बाद एक मामले में राहत मिलती जा रही है। एक दो मामले लटके हैं, हो सकता है जून जुलाई तक उनमें भी राहत मिल जाए। ये जब चाहे पैरोल पर बाहर आ जाता है। और अब आसाराम भी इसी लाइन पर चलते दिख रहे हैं। पिछले 2 साल में आसाराम को 15 बार अदालतों से राहत मिली है, 15 बार। तो माननीय जस्टिस नटराज साहब बताइए कि आसाराम और राम रहीम जैसों को जो राहत मिल रही है वो किसकी वजह से मिल रही है? न्यायपालिका में बैठे जजों की ही वजह से तो है। क्या ऐसे सजा याफ्ता बलात्कारियों के भी हाथ पैर काटने की बात कोई जज साहब कह सकते हैं? इनके सामने तो पूरा सिस्टम बिछ जाता है। जब इतने बड़े नाम वाले लोगों को न्यायपालिका लगातार राहत देती है, उन्हें कथित रूप से बचाती है, तो क्या ये कानून का डर पैदा करता है? या ये साबित करता है कि अगर आपकी सत्ता से सांठ-गांठ है, अगर आप चुनाव जिताने में मदद कर सकते हैं, अगर आप उनके लिए मुनाफा कमाकर दे रहे हैं, तो आपके लिए सारे नियम कानून धरे के धरे रह जाएंगे। आप सरेआम पूरी व्यवस्था को चिढ़ाते हुए, पोप का सायरन बजाते हुए जेल से बाहर निकल जाएंगे। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे दर्दनाक कहानी की। वो कहानी है जिसका न्यूज लॉन्ड्री ने पूरा पोस्टमार्टम किया है। और इस कहानी को सुनकर के आपको समझ आएगा कि कानून का असली डर किस पर बैठाया जा रहा है। न राम रहीम पर, न आसाराम पर, बल्कि उन गरीब मजदूरों पर जो बस अपनी तनख्वाह बढ़ाने सड़क पर उतर आए थे। आपको याद होगा 13 अप्रैल को नोएडा की फैक्ट्रियों में मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया था। ये लोग कई दिनों तक धरने पर बैठे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर अचानक विरोध हिंसक हो गया, पुलिस आई, लाठीचार्ज हुआ, ढेर सारे मजदूर गिरफ्तार किए गए। बहुत सारे मजदूर 1 महीने से ज्यादा वक्त तक जेल में सड़ते रहे। फिर किसी तरह जमानत मिली और हर मजदूर को करीब 40,000 रुपए का बॉन्ड भरना पड़ा। जरा सोचिए, जो मजदूर महीने के 6,000 से 13,000 कमाते थे, परिवार पालना मुश्किल था, पेट नहीं भरता था, उन्हें बस इतनी सी मांग की कि साहब हमारा वेतन थोड़ा बढ़ा दीजिए। 2-4 लाख नहीं, 2-4 हज़ार, बस इतनी मांग। माहौल बिगड़ने के बाद सरकार ने वेतन बढ़ाया भी, लेकिन क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई थी इसीलिए सबक सिखाया गया। और हिंसा हुआ या हिंसा करवाया गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि यूपी पुलिस के ही कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने का काम किया। खैर, कुछ हजार की मजदूरी बढ़ाने निकले मजदूरों पर लाठियां बरसी, 1 महीने जेल में सड़े और फिर हर मजदूर को 40,000 का बॉन्ड भरना पड़ा। परिवारों ने बताया कि अदालत, जेल, यात्रा, वकील और कागजी खर्चों में 20 से 25,000 रुपए अतिरिक्त खर्च हो गए। कई मजदूरों का कहना है कि वो किसी हिंसा में शामिल ही नहीं थे, बस भीड़ में मौजूद थे या काम से लौट रहे थे। रास्ते से पुलिस ने उन्हें उठा लिया, उन पर भारी भारी धाराएं लगा दी, गैर कानूनी सभा, हिंसा, संपत्ति को नुकसान और कुछ पर तो हत्या के प्रयास तक की धाराएं लगा दी। यहां तक कि कोर्ट ने भी कुछ जमानत आदेशों को माना कि सिर्फ भीड़ में मौजूद होना गंभीर अपराध का सबूत नहीं है। और प्रोसिक्यूशन कई आरोपियों की अलग अलग हिंसक भूमिका नहीं दिखा पाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जेल से छूटने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई, नौकरी चली गई, डर है कि कंपनियां ब्लैक लिस्ट कर देगी,
क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा, दोबारा गिरफ्तार होने का डर अलग, और सबसे ऊपर कर्जे का बोझ। जो मजदूर 6 से 13 हजार महीना कमाते थे, उन पर लगभग 17 हजार का अतिरिक्त बोझ लद चुका है। यानी सब के सब कर्जे में डूब चुके हैं। इस कर्ज की भरपाई करने में उन्हें कितने महीने लगेंगे, कितने साल लगेंगे, जरा हिसाब लगाइए। और न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि कई लोगों को गिरफ्तार करने के बाद परिवार वालों को सूचना तक नहीं दी गई समय पर। परिजन अलग अलग थानों और जेलों में ढूंढते रहे। इन मजदूरों की असली समस्या क्या थी? कम वेतन, ज्यादा काम, साप्ताहिक छुट्टी की कमी, न्यूनतम वेतन की मांग, खराब काम के हालात। लेकिन ये सारे सवाल एफआईआर और पुलिस की कहानी में कहीं गायब हो गई है। और अब सबसे बड़ा सवाल, ये कौन से मिलॉर्ड थे जिन्होंने मजदूरों से 40 हजार का बॉन्ड भरवा लिया? यही माननीय लोग कहते हैं कि हमको पेंशन कम मिल रही है। 40 हजार का बॉन्ड मांगते समय एक बार भी इनके मन में नहीं आया कि ये मजदूर 40 हजार लाएंगे कहाँ से? अब ये बेचारे कर्जे में डूब चुके हैं। नौकरी मिलेगी या नहीं, इसका भी डर है। जो मजदूर देश बनाते हैं, जिसके पसीने से देश की व्यवस्थाएं चलती है, जिनके टैक्स से अदालतों का खर्चा पानी चलता है, उन मजदूरों को बेल पाने के लिए 40 हजार का बॉन्ड भरना पड़ा। प्रति व्यक्ति 40 हजार का बॉन्ड भरना पड़ा। और दूसरी तरफ देखिए, राम रहीम और आसाराम जैसे सजा याफ्ता बलात्कारियों को बार बार पेरोल पर बाहर किया जाता है। क्या उनसे भी इतना पैसा वसूला जाता है? क्या उनसे भी ऐसा बॉन्ड भरवाया जाता है? ज़रा पता लगाइए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मजदूरों पर इतना बड़ा बोझ इसलिए डाला जा रहा है ताकि बाकी लोग देखकर डर जाए, सहम जाए, मुंह ना खोलें? क्या ये देश के मजदूरों को सबक सिखाया जा रहा है कि अगर बोलोगे, अगर 2-4 हजार बढ़ाने की मांग करोगे तो ऐसे कर्जे में डुबा दिए जाओगे कि कई साल तक भरते भरते मर जाओगे? तो दोस्तों, यही है इस देश के लोकतंत्र की असली तस्वीर। एक तरफ बड़े बड़े अपराधी, बलात्कारी, हत्यारे खुलेआम जेल से बाहर घूम रहे हैं, और एक तरफ छोटे छोटे मजदूर बस अपना हक मांगने के जुर्म में कर्जे में डूब चुके हैं। एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता पूरे देश में जहां मन वहां मुकदमे लगाते फिरते रहते हैं, और दूसरी तरफ जब आम आदमी आवाज उठाता है तो उसकी जुबान काटने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। एक तरफ जज साहब हाथ पैर काटने की सजा की वकालत करते हैं, और दूसरी तरफ राम रहीम और आसाराम को 15-15 बार राहत मिलती है। यही है वो रामराज जिसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की पूरी रिपोर्ट जरूर पढ़िए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जाइए, पढ़िए और महसूस कीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की अम्मा, लोकतंत्र की महतारी आज किस रास्ते पर चल पड़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।